जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं गुरदास कुमार। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए रामगढ़ विधानसभा से विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उपचुनाव जो है हुए हैं, बाई पोलिंग जो हुई है नगरोटा और बडगाम में, और भाजपा को जो है नगरोटा में भारी मतों से जो है जीत हासिल हुई है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे हाल ही में जो बिहार विधानसभा में चुनाव हुए हैं और भाजपा को बहुमत जो है वो मिला है, प्रचंड जीत मिली है, उस पर हम बातचीत करेंगे विधायक जी से। क्या इनका कहना है सर, किस तरह से देखते हैं बिहार में एक प्रचंड जीत मिली और बावजूद एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया था और इसी के बावजूद भी जो है कि बड़ी जीत मिली है। नगरोटा की बात करें और बिहार की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं नगरोटा की बात करूं, नगरोटा और बडगाम की। नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी देवयानी राणा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री, उन्होंने एक प्रचंड जीत के साथ ये सीट जीती है और लगभग 25,000 से ज़्यादा के वोटों से उन्होंने हर्षदेव सिंह जी को हराया है। और जो अभी मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनकी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर रही है। इसी तरह बडगाम में भी पीडीपी ने जो है वो एनसी गवर्नमेंट का जो प्रत्याशी था उसको हराया है। कहीं ना कहीं ये एक साल की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की कारकर्दगी है जिसको लोगों ने नकारा है। सरकार ने ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और उसी का नतीजा ये है कि दो सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई है। और भाजपा जो है मजबूत थी और मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। एक नया प्रत्याशी और मात्र 8-9 महीने से उनका परिवार के लोग जो है वो वहाँ काम कर रहे थे, तो उस 25,000 के मार्जिन से एक लगभग 3 बार एमएलए रहे, अपने आप को दिग्गज कहने वाले, उन्होंने हर्षदेव सिंह जी को हराया है। तो ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो पॉलिसी स्कीम्स हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, उस पर लोगों ने मोहर लगाई है कि हम मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि देवयानी राणा एक अच्छे मार्जिन से उस सीट को जीत के सामने आई है। सर, बडगाम की अगर हम बात करेंगे, क्या लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंतरकला जो है उसको हराने की बड़ी बात है, जहां इसमें कोई और वजह है? देखिए, अंतरकला हर एक संगठन में थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन वो अंतरकला जो है वो पार्टी के अंदर रहती है, वो चुनावों पर असर नहीं डालती। अब आप जब चुनाव हार गए हैं तो अब अंतरकला को आप उसका दोष दे सकते हैं कि फलां नेता नहीं आया, फलां नेता नहीं आया। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से 2 ही चेहरे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जी ने दिन रात वहाँ मेहनत की है, वो शायद नगरोटा में कम रहे, वो बडगाम में बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि वो उनकी सीट थी, जीती हुई सीट। उन्होंने जो जब रिजाइन किया, एक ही सीट पर रह सकते थे वो, तो ये सीट उन्होंने छोड़ी थी और लोगों से कहा था कि आप जब हल्का बटन दबाएंगे तो आपको 1 नहीं 2 एमएलए मिलेंगे, क्योंकि मैं आज भी बडगाम को अपनी विधानसभा समझता हूँ। जब इतनी बात एक मुख्यमंत्री मंच से कहता है और पूरी की पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उस सीट को जिताने के पीछे लग जाती है, लेकिन जनता का जो मन था वो यही था कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना है। तो एक साल में जो वादे पूरे नहीं किए गए, चाहे 1 लाख नौकरी की बात है, चाहे 12 सिलेंडर की बात है, चाहे पेंशन की बात है, चाहे डेवलपमेंट की बात है, सबसे बड़ी बात यह है, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, रिसेंटली हुई त्रासदी में अभी तक 1 साल में भी, पिछले लगभग 4-5 महीने में और 1 साल की कारकर्दगी दोनों मिला के अभी तक ग्राउंड पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब को इन्वॉल्व किया जाता है, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पैसे नहीं दे रही है। दूसरी तरफ उनके नेता कहते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं। नगरोटा में डिप्टी सीएम साहब का भाषण था कि सड़कें मेरे पास हैं, पैसा मेरे पास है, ये बीजेपी के लोग मेरे पास मांगने आते हैं, मेरी मर्जी है दूं चाहे ना दूं, मैं इतना पावरफुल हूँ। एक तरफ डिप्टी सीएम बहुत पावरफुल है, दूसरी तरफ सीएम कहते हैं कि मैं लाचार हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है। कहीं ना कहीं काम नहीं करने का मन है, कहीं ना कहीं अपने जो उनके वादे किए हुए हैं वो उन्होंने नहीं निभाए, उसका ठीकरा जो है वो अंतरकला पे जहाँ अपने रहुल्ला जो उनके एमपी रहे हैं उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। रहुल्ला अभी कल एमपी बने हैं, एनसी का चेहरा जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं, दोनों चेहरे आज जो है वहाँ हार चुके हैं। ये सच्चाई है आज की।
जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस विकास की नीति को लेकर जो है कि लोगों से वायदे किए गए थे कि हम जो है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बिल जो है वो माफ़ करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, गैस सिलेंडर मिलेंगे, महिलाओं को जो है कि सम्मान देने की बात की गई थी। तो क्या लग रहा है कि एक साल की कार्यकर्ती जो है किस तरह से दिखती है? देखिए, उन्होंने एक झड़ी थी पूरी उनके वादों की, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे महिलाओं को सम्मान देना, 12 सिलेंडर, जिसमें कहा 1 लाख नौकरियां और भी बहुत सारे काम, लेकिन किसी भी काम को वो जो है नहीं कर सके हैं। कोई भी राहत जो है वो लोगों को नहीं दे सके हैं। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ बहाने बना के उन्होंने काम नहीं किए। जम्मू के अंदर आज आप अगर देखें, इतना बड़ा भेदभाव है जम्मू के साथ कि जम्मू में जो त्रासदी में नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन आज तक पूरा 1.5 महीना लगाकर जो है सरकार के मुलाजिमों ने एक डैमेज जो है उसका असेसमेंट किया, उसकी रिपोर्ट तैयार की, जो चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में पड़ी हुई है। वो जितना भी पैसा चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, लेकिन वो तब पैसा आएगा जब आप स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूटी गवर्नमेंट जो है, वो एक रिपोर्ट उनको बना के भेजेगी कि क्या नुकसान हुआ है, कितना पैसा चाहिए। वो रिपोर्ट ना भेजकर सिर्फ ये पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, रट लगा के बैठे हैं मुख्यमंत्री। और सिर्फ इसलिए कि जब जम्मू में कोई नुकसान होता है उनको कोई टेंशन नहीं है, कश्मीर में नुकसान होता है तो तब उनको थोड़ी दिक्कत होती है। भेदभाव की नीति जो है आज भी अपनाई, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जम्मू से कई वर्षों से होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये नीति रही है कि जम्मू में कोई काम नहीं करना, सिर्फ कश्मीर में काम करना। आज मोदी जी, अमित शाह जी यूटी को देखते हैं, तैयार है पैसे देने के लिए, लेकिन पैसे लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिख के देना पड़ेगा, क्या नुकसान हुआ है, उसका कितना पैसा आपको चाहिए। लेकिन एक भी रिपोर्ट आज तक सेंटर के पास नहीं पहुंची है। उसका कारण देखिए, उसकी वजह से चाहे किश्तवाड़ है, डोडा है, कठुआ का पहाड़ी इलाका है, जम्मू के प्लेन इलाके, रामगढ़ की बात करें, सांबा की बात करें, रास्ते बह गए हैं, पुल टूट गए हैं, लेकिन उनका परमानेंट रेस्टोरेशन छोड़ के वो जो टेम्पररी रेस्टोरेशन है वो भी नहीं हो पा रहा है। और हम एमएलए जो हैं अपने सीडीआर से पैसे देके लोगों के रास्ते बनवा रहे हैं, लोगों के छोटे छोटे जो ब्रिजेस हैं उनका एक अल्टरनेटिव रास्ता बना के लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक टेम्परेरी हो या परमानेंट रेस्टोरेशन हो, कोई भी काम नहीं हुआ, जिसका हमें अफसोस भी होता है और कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हैं। लेकिन हम यकीन रखते हैं आपके माध्यम से लोगों को, मोदी जी से बात करेंगे। हमने ऑनरेबल एलजी साहब से कहा था कि अगर सरकार की रिपोर्ट नहीं भेजती है, ऑनरेबल एलजी साहब जो है अपने तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो रिपोर्ट वहाँ भेजें, ताकि प्रॉपर तरीके से पैसा आए और ये यहाँ अरबों के डैमेज हुए हैं, लाखों के करोड़ों के डैमेज हुए हैं, उन पर काम हो सके, रास्ता जो बहाल हो सके, पुल जो है वो बन सके। सर, अगर हम बात करेंगे बिहार में एक प्रचंड जीत जो है वो भाजपा को मिली है, क्या लगता है कि विकास वाली जो नीति है भाजपा की उसको देखते हुए लोगों ने वोट दिया है? जब विपक्षी पार्टी थी उन्होंने प्रोपोगंडा फैलाया था हिंदू मुस्लिम का, क्या लग रहा है उसी की वजह से उनको हार देखनी पड़ी आज? देखिए, पिछले कुछ सालों में जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार बनी थी, उसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 70 साल में नहीं हुए बिहार में। वो चाहे गरीबों के लिए पेंशन है, गरीबों के लिए घर है, गरीबों के लिए अनाज है, हर गांव में, हर शहर में सड़क है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बहुत सारे वहाँ डेवलपमेंट के काम किए गए। गरीबों को, चाहे उनका स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल है, उनमें काम किए गए। आज उस काम के ऊपर मोहर लगी है। आज उस गरीब को, जिसको पेंशन मिलती है, जिसको फ्री राशन मिलता है, जिसको फ्री घर मिलता है, जिस बहन को फ्री सिलेंडर मिलता है, आज उसने मोदी जी के सभी कामों को, सभी स्कीम्स को एक्सेप्ट करके उस पर मोहर लगाई है। जो अपोजिशन के लोग हैं उनका एक ही एजेंडा था, जात पात हिंदू मुस्लिम, लेकिन लोगों ने जात पात और हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति को नकार करके भारतीय जनता पार्टी को चुना है कि भारतीय जनता पार्टी जब फ्री घर देती है, प्रधानमंत्री जब फ्री घर देते हैं तो ये नहीं पूछते कि आप हिंदू हो या मुसलमान। जब वो पेंशन देते हैं ये नहीं पूछते कि आप उच्च जाति से हो या किसी और जाति से हो। ये सारा भ्रम जो है ये अपोजिशन पार्टीज ने फैलाया हुआ था। लालू यादव की और बाकी जो कांग्रेस की जो एक मिलीजुली एक एफर्ट थी फिर से सरकार बने, वो फ्लॉप हो गई है और इसका सुपड़ा साफ हो गया। मुझे लगता है जिस तरह से इनको हराया है बीजेपी ने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब धर्म की राजनीति, छोटी जात बड़ी जात की राजनीति, ऊंचे नीचे छोटे बड़े की राजनीति जो है वो नहीं चलेगी। भारत
आने वाले समय में विश्व गुरु बनने जा रहा है। और विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी का सपना ये है कि जो मेरा गरीब है वो गरीब ना रहे, उसे 3 वक्त का खाना मिले, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसको अच्छी हॉस्पिटल की सुविधाएं मिले, अच्छा सड़क मिले, अच्छा मकान मिले। इसी को लेके मोदी जी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम में आज फिर से अगले 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की सरकार जो है वो बिहार में बनी है। सर, अगर हम बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा की, रामगढ़ विधानसभा में भी विधानसभा को अगर हम बात करेंगे, हाल ही में ये विधानसभा बनी थी, आप विधायक चुन के आए हैं, और किस तरह से देखते हैं कि जो विधानसभा सत्र जो कश्मीर में अभी लगा है, किस तरह के मुद्दे जो है वो विधानसभा में उठाए गए थे? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सीमावर्ती क्षेत्र के जो किसान हैं उनको लेकर भी आपने जो है इस तरह के मुद्दे जो विधानसभा में उठाए थे, क्या आश्वासन मिला है सीएम के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो हमारे अलॉटीज़ हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो रिफ्यूजीज़ हैं, उनको मालिकाना हक मिले। एलजी साहब के टाइम में उनको मालिकाना हक मिले, वो ऑर्डर हो चुका है। कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उस पर काम करना शुरू उसने कर दिया है। लोगों को से डॉक्यूमेंट्स और पूरी रिपोर्ट जो है वो ली जा रही है और ज़मीनी स्तर पर इस पर काम चल रहा है कि किस तरह से लोगों को मालिकाना हक दें। ये भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। उसके बाद अभी क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है और उसमें समय लगेगा, कहीं ना कहीं अलॉटीज़ को भारतीय जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएम किसान निधि है, चाहे फसलों का बीमा है, जब और भी कोई स्कीम है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उसका लाभ नहीं मिलता था। हमने ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शिवराज सिंह चौहान जी से कहा था, आदरणीय मंत्री जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ के जो लोकल हमारे जम्मू कश्मीर के मंत्री हैं कृषि विभाग के, उनसे कहा था कि आप मुझे सिर्फ एक डाटा दे दीजिए कि कौन सा आदमी किसान है, वो किसान है, वो खेतीबाड़ी करता है, वो एक डाटा आप दे दें, उनका अकाउंट नंबर दे दें, जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है मैं उनको दूंगा, क्योंकि हम उनको ज़मीन के पैसे नहीं दे रहे, ना उनको हम ज़मीन के लिए कोई मालिक बना रहे हैं। वो खेतीबाड़ी करता है, वो किसान है, जगह चाहे कस्टोडियन है चाहे किसी और स्टेट लैंड है, लेकिन अगर वो अलॉटी है, लीगली उसको अलॉटमेंट हुई है, आप हमें उसका एक डिटेल रिपोर्ट दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, मैं उनको दूंगा, मैं उनको लाभ दूंगा एग्रीकल्चर की सभी स्कीमों के। लेकिन बड़ा अफसोस है और दुख होता है कभी कभी कि आज 3 महीने निकल गए हैं, लेकिन अपनी एनसी सरकार की मिनिस्टर ने, एनसी सरकार ने अभी तो कोई भी ऐसा डाटा जो है वो कलेक्ट नहीं किया डीसी से। एक्सक्यूज़ ये होती है कि डाटा उपलब्ध नहीं है। मैंने असेंबली में ये बात रखी कि डाटा उपलब्ध है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा मेरे पास है, हमारे तहसीलदार के पास है। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा है तो हीरानगर का, कठुआ का, अखनूर का, चंब का, सुचेतगढ़ का डाटा भी जो है उनके डीसी के पास है, तहसीलदार के पास है। मात्र एक चिट्ठी डीसी के पास जाएगी कि आप ये डाटा इकट्ठा करें, वो डाटा आपने दिल्ली में भेजना है, सबको लाभ मिलेगा। लेकिन एक फिर से वो डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव की राजनीति, क्योंकि ये सभी लोग जम्मू के अंदर हैं इसलिए उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने अभी 3 महीने से उस बात पर, उस डायरेक्शन पर जो यूनियन मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी थी कि मुझे आप भेजिए, मैं उनको लाभ दूंगा, उस पर भी काम नहीं किया जा रहा। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति रही है जम्मू के साथ भेदभाव, लेकिन उसमें भी अब ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा। मोदी जी की सरकार ऊपर है। हमने ऑनरेबल एलजी साहब को कहा था कि कहीं ना कहीं अपनी आप पावर का इस्तेमाल करें और जो भेदभाव हो रहा है उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। सर, हाल ही में रामगढ़ विधानसभा में क्योंकि किसान अब धान की कटाई में जुटा हुआ है, गेहूं की अगली फसल जो है वो लगाई जाएगी, आपने एक अनाज मंडी का जो है इनॉग्रेशन की थी जी। तो किसानों की एक मांग है कि वहाँ पर मोटा अनाज तो लिया जा रहा है, एक ऐसी मंडी होनी चाहिए जहाँ पर सभी प्रकार के जो अनाज है वहाँ पर लिए जा सके और उनको उनके मन मांगे और सरकारी दाम जो है वो मिल सके किसानों को। देखिए, ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत थी। पिछले साल ही हमने इलेक्शन के बाद ये जब मैं एमएलए रामगढ़ का बना था, हमने अच्छी शुरुआत की थी। एक मंडी जो है उसका राजपुरा में एक मंडी हमने शुरू करवाई थी और इस साल उसी को देखते हुए हमने रामगढ़ में भी एक मंडी जो है, दाना मंडी जो है, उसकी शुरुआत की है। पिछली बार वहाँ लगभग 25,000 बैग थे, इस बार 35,000 से भी ज़्यादा जो बैग हैं वहाँ 1350 क्वांटल से भी ज़्यादा जो है वहाँ धान इकट्ठा हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इनिशिएटिव था।
इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी है। किसानों की भी ये डिमांड आई है कि बाकी अनाज जो है उसकी भी ये मंडी होनी चाहिए। जो लोग अभी इन दोनों मंडी में कनक और जो गेहूं और धान का कर रहे हैं, उनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर वो उसको पूरा साल भर चला सकते हैं तो सरकार जो है वो मदद करने में जो है उसके लिए बिल्कुल तैयार भी है। इनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते हैं और कोई किसान जो है वो चला सकते हैं मंडी, तो सरकार उसकी मदद करेगी। आपकी तरफ से भी अच्छा सुझाव आया है, हम सरकार से बात करेंगे और हमारे यहाँ जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उनसे ही बात करेंगे। कोशिश करेंगे इस तरह की मंडी जो आपने सुझाव दिया है जल्दी ही हर एक मंडल में लगे। जैसे रामगढ़ का ब्लॉक है, सांबा ब्लॉक है, उस तरफ हमारा रायपुरा ब्लॉक है, हर ब्लॉक में एक एक मंडी लगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बातचीत थैंक करने यू, के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त विधायक रामगढ़ से जो डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी थे, जिन्होंने खास बातचीत जो है आज जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ की है और रामगढ़ के मुद्दे हो और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे जो है इनके समक्ष रखे और इन्होंने जो है उन मुद्दों पर जो है वो चर्चा की है। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अभी के लिए इतना ही। मुझे गुरदास कुमार को दीजिए इजाज़त।